गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 21 अप्रैल है, तो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज हम लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ कवर किया गया है आपके जनसत्ता पेपर में और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में। साथ ही साथ देखेंगे आज का संपादकीय, ताकि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस जैसे स्टेट पीसीएस आप लोग दे रहे हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम और इन चीज़ों को कवर किया जा सके। आज यह हमारा 249वां क्लासेज हैं, तो लगातार हम हमारे साथ बने रहिएगा। और इसके साथ हम लोग यदि आपको पीडीएफ और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भाग लेना है, करंट अफेयर्स के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो न्यूज़पेपर का है, उसके लिए आपको केवल 599 आप हमें पेड कीजिएगा। 1 ईयर के वैलिडिटी के साथ, वैधता के साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं और लगातार अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं सबसे पहले आज टॉपिक हम जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले टॉपिक में, नए आपराधिक कानून समाज के लिए ऐतिहासिक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यह बातें की गई है। इसके एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे दिमागी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए कार्यबल गठित किया गया है, जिसे मस्तिष्क स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यबल नाम दिया गया है। तो यह कार्यबल क्या काम करेगा, इससे संबंधित क्या न्यूज हम कवर कर सकते हैं, तो उसे देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इसके कोर पार्ट में देखेंगे विकलांगता समयोजित जीवन वर्ष क्या है, इसके संदर्भ क्या है। साथ ही साथ देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित अन्य पहल भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से की गई है, स्वास्थ्य देखभाल के लिए क्षेत्र में प्रमुख पहल कौन कौन की गई है, इसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही देखेंगे आदर्श आचार संहिता क्या होता है। ये अभी हाल ही में चर्चा में देखिए क्यों बना हुआ है कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। आचार संहिता जैसे ही घोषणा की गई डेट की, उसके साथ ही और मतगणना जिस दिन होगी उस दिन तक लागू रहती है, पर फिर भी लोगों के द्वारा, जो प्रत्याशी होते हैं उनके द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है। हाल में कुछ मामले थे जिसके आधार पर यह पुनः चर्चा में आ गया है, तो इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यह क्या मामला है, किस तरीके से हमें न्यूज़ के तौर पर कवर करना है। साथ ही साथ देखेंगे कि जैसे आदर्श आचार संहिता से संबंधित उपबंध क्या क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पर देखेंगे 41वें पतंग महोत्सव मनाए जा रहे हैं, उसको देखेंगे। फिर 2550वां निर्वाण महोत्सव भगवान महावीर का मनाया जा रहा है, उसके संदर्भ को देखेंगे। साथ ही भगवान महावीर के संदर्भ में कुछ जीवन यात्रा को देखेंगे। उत्तर कोरिया ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। तो इन सारे न्यूज़ को हम लोग देखेंगे आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। आज का संपादकीय आपके लिए कोई नहीं है एग्ज़ाम ओरिएंट। हालांकि अगर आप जानकारी चाहते हैं तो 2-4 आपको संपादकीय पेपर में दिए हुए, पर एग्ज़ाम ओरिएंट आपको नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों से बचना है। डेली संपादकीय नहीं होगा, या ज़रूरी नहीं है कि आपको संपादकीय डेली पढ़ना है। जो एग्ज़ाम है उसको ज़रूर पढ़ना है, जो एग्ज़ाम से बाहर चीज़ें हैं उसको नहीं पढ़नी है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, कुछ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। युक्ति आई से प्लेटफॉर्म पर अगर आप आते हैं तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। यह ऐप डाउनलोड करने का बारकोड दिया गया, जिसे गूगल स्कैनर से आप स्कैन करके प्राप्त कर सकते हैं लिंक, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में लिंक दिए रहते हैं, टेलीग्राम पर लिंक दिए हैं, आप वहां से ऐप ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiais.in। साथ ही साथ इस बार कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर डेली MCQ कराया जाता है, क्विज कराया जाता है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। चलिए न्यूज़ पर हम आते हैं तो समझने का प्रयास करेंगे। न्यूज़ के तौर पर क्या दिया गया है कि नए आपराधिक कानूनों के समाज के लिए ऐतिहासिक है, चीफ जस्टिस इंडिया के द्वारा कही गई है। आप लोगों को पता है कि हमारे कुछ नए कानून बनाए गए हैं, जिसमें 1 जुलाई से यह लागू होंगे नए कानून। देश के आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह बदलने के लिए नए अधिनियम कानून बनाए, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय न्याय संहिता एक नाम दिया गया है। क्या दिया गया? भारतीय न्यायिक न्याय संहिता इसे नाम दिया गया है, एक कानून है। दूसरा है भारतीय न्याय संहिता कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून। उसके बाद एक है आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो यह जो कानून बनाए गए हैं लागू होंगे कब से? 1 जुलाई
से लागू कर दिए जाएंगे। आप लोगों को याद होगा, इससे पहले मैंने न्यूज़ आप लोग इस पर कवर कर रखा है, सारी चीज़ों को कवर किया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यह बताना है यह लागू किस दिन पारित किया गया एक्ट के तौर पर, और राष्ट्रपति के द्वारा कब इस पर मोहर लिया गया, मोहर मारा गया, मोहर लगाया गया। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, ये इसके साथ हम लोग देखेंगे जस्टिस एस चंद्रचूड़ जी के द्वारा क्या बोला गया, साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने क्रम के हमारे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, तो उनको भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, अब हम न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली ने हमारे सामाजिक आर्थिक परिवेश में प्रौद्योगिकी संबंधी बड़े परिवर्तन के साथ साथ तालमेल बनाने के लिए नए संघर्ष किए हैं। इसी संघर्ष को क्या करना है, न्याय प्रणाली में समाज में होने वाले अपराधों के तरीकों में एक बार फिर से कल्पना की गई है। इस जो कानून को लाया जाएगा उसके संदर्भ में इनके बातें गई। तो आपसे अगर कहीं इस कानून के बारे में प्रश्न कहीं पूछे तो इन टर्मिनोलॉजियों का यूज़ कीजिएगा, जैसे सामाजिक आर्थिक परिवेश में बदलाव होगा, नए प्रौद्योगिकी संबंधी मामले जुड़ेंगे, परिवर्तन जैसे हुआ हम इसमें आपको कानूनों में परिवर्तन होगा। जैसे जैसे अपराध की प्रकृति चेंज हुई है, वैसे हुए से अनुसंधान की भी प्रकृति क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। यही है नए कानून का, जिस प्रकार के प्रकृति अपराध की है वैसे ही अनुसंधान प्रकृति बदली गई है, उसी की आवश्यकता अनुसार कानून बनाए गए। अब डिजिटल युग में अपराध के बढ़ते दायरे निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण पेश किया गया है। यह 7 साल से अधिक कारावास की सज़ा देता है। अपराधों के लिए तलाशी, जब्ती और ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग अपराध स्थल पर होने एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ की मौजूदगी तय करेगा। तो डिजिटल जो अपराध हो रहे हैं, डिजिटल अपराध जो हो रहे हैं, उसके लिए भी क्या है, नियम कानून बनाए गए हैं। साथ ही साथ कार्रवाई का डिजिटलीकरण और डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध बनाते समय लगातार आत्मावलोकन करना चाहिए। इससे पीड़ित और गोपनीयता की रक्षा की जानी चाहिए। ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इस कानून के संदर्भ में बातें की गई। देखिए, ये कानून पहले भी मैंने न्यूज़ एनालिसिस कर रखा है, जाके प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। पर आज आपको यह समझना है यह कानून लाभ क्या देगा। 1 जुलाई से अगर हम इसे लागू कर रहे हैं तो क्या लाभ देगा। सबसे पहले समझिएगा कि इसका भारतीयकरण होगा। क्या होगा, भारतीयकरण। जो कानून पहले आईपीसी के धारा थे वो कानून क्या थे, अंग्रेजी ज़माना में अंग्रेजी औपनिवेशिक परिवेश के संदर्भ में बनाए गए थे। तो अभी भी देखते होंगे उस कानून में, जब यह लागू अभी भी है, तो औपनिवेशिक कानून के आपको क्या होते हैं, दशा और दिशा दिखता है, दशा प्लस दिशा, उसी के परिवेश में यह कानून काम करता था। तो देखते हैं राज्य की भूमिका जो है, राज्य की भूमिका कहने का मतलब केंद्र राज्य की सरकार और राज्य की सरकार कि दोनों राज्यों के साथ और उसके संबद्ध एजेंसियां जो कार्य कर रही है उसकी प्रवृत्ति क्या होता था आपको औपनिवेशिक शासन काल का। जैसे आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम हॉल आप जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, और मान लीजिए 11 बजे एंट्री का टाइम है और 11:01 में अगर आप पहुंच रहे हैं, तो इस नियम कानून के तहत औपनिवेशिक शासन पद्धति आपको देखने को मिलती थी कि 1 मिनट कोई लेट हो जा रहा है, 1 मिनट का लेट हो जा रहा है, तो उसे क्या कर दिया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ के तहत उसको दंडित कर दिया जा रहा है। पर भारतीय परिवेश क्या है, भारतीय परिवेश करुणा का है। समय के अनुसार समयानुसार नियम लेने का, समयानुसार नियम कानून व्यवस्था को बनाए रखने का। अर्थात हम यह भी देखते हैं कि दया और भाव भी हमारे साथ चलता है, दया और भाव। तो 1 मिनट का लेट हो जाना क्या किसी ऐसे अनैतिक कार्य को बढ़ावा देता है जिससे वो पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाए एग्जाम का? बिल्कुल भी नहीं। तो यह औपनिवेशिक प्रवृत्ति इस दौरान नहीं दिखेगी। इस प्रकार से बहुत से कानून आपको दिखेंगे। क्लियर है? तो चलिए, हम यह होगा, दूसरा कारण होगा भारतीयकरण होगा। तो भारतीयकरण के साथ जो आपको भाषागत जो समस्या थी वो भी क्या होगा, समाप्त होने की आवश्यकता। जैसे अब मातृभाषा में ये सब चीज़ें भी हो सकती, मातृभाषा में अब ये कानून व्यवस्था को धरातल पर लाया जाएगा। तो इस तरीके से नए बदलाव आएंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे कि देखिए एक और भी चीज़ें आई, दिमागी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए कार्यबल गठित किया गया है। यह आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा। जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य संबंधी सरकार की नीतियों में आएगा। हम अगर बीपीएससी की बात करें तो यह जीएस पेपर
वन में भी आएगा और टू में भी आएगा। ध्यान रखिएगा, वन में करंट के एस्पेक्ट से आएगा और टू में आएगा सरकार की नीतियों से, सरकार की नीतियों से। क्लियर है? तो चलिए आप ऐसे तैयारी कीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर दिमागी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की गुणवत्ता सुधार करने के लिए उन पर तक पहुंच बनाने के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया है। अब यह प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर का दिमागी स्वास्थ्य क्या है? तो देखिए, प्राथमिक इलाज उसे कहते हैं जो फर्स्ट एड होता है, जो फर्स्ट एड होता है ना, प्रथम उपचार हम जिसे बोलते हैं, उस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है फर्स्ट एड में। माध्यमिक में आप देखते हैं रेफर सिस्टम होता है, रेफर सिस्टम। कहीं घायल स्थल हो गया, आपको छोटे छोटे कस्बे में पीएचसी बने होते, पीएचसी बने होते, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वो अगर वहाँ उपचार हो जाता है तो उसको प्राथमिक आपको उपचार पद्धति करती है। पीएचसी अगर रेफ़र कर देता है जिला में, रेफ़र या जिला में कहीं अन्य भी रेफ़र कर सकता है, तो इसे क्या कहते हैं? माध्यमिक स्तर का स्वास्थ्य सेवा। और उच्च स्तर का होता है कोई गंभीर प्रकार की बीमारी, गंभीर प्रकार की बीमारी होती जिसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, उसके लिए उसमें उपलब्धता, उसको जानकारी अधिक होती है। तो ऐसे प्रक्रिया को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर का स्वास्थ्य सेवा कहते हैं। तो उसी में दिमागी स्वास्थ्य भी ऐसे ही काम करता है, ठीक ना। तो दिमागी स्वास्थ्य संबंधी जो भी विकार है उसके लिए यह कार्यबल क्या आया है, इसका नाम याद रखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया गया। 20 अप्रैल 2024 को यह जारी किया गया, यह अधिसूचना ज्ञापन जारी किया गया है। तंत्रिका तंत्र के विकार, विकलांगता समयोजित जीवन वर्ष, DALY, याद रखिएगा क्या है, DALY, जिसे ध्यान रखिएगा का अर्थ होता है जीवन के उन वर्षों से होता है जो विकलांगता या स्वास्थ्य संबंधी अन्य परेशानियों के कारण कम हो जाते हैं। तो इसे ही आपको विकलांगता समयोजित जीवन वर्ष कहा जाता है। और यह वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण इसे माना जाता है। इस कारण प्रतिवर्ष लगभग 90 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अब पिछले 3 दशक में भारत में अधिकतर अध्ययनों से पता चला है कि आघात, मिर्गी, सिर दर्द, पार्किंसन रोग और मनोभ्रंश संबंधित विशिष्ट बीमारियों का बोझ बढ़ रहा है। ये बीमारियां ज़्यादातर भारतीय शहरी आबादी में आपको पाई जाती है, अर्थात शहरी आबादी में यह अधिक बीमारियां उपजी है, इस प्रकार की बीमारियां। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच सुधार के लिए बावजूद सामाजिक आर्थिक स्थिति, आयु, भूगोल, लिंग आधारित असमानताएं भी इस रोग में देखी जाती है, जो मानसिक स्वास्थ्य दिमाग अवसर देखने को मिलते हैं। अगर इसके अतिरिक्त हम और भी कुछ बात करें तो ध्यान रखिएगा कि तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए सरकार की कौन कौन सी पहल की गई है। अभी तक अगर हम महत्वपूर्ण पहलों की बात करें तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है इसी के लिए कि जो मानसिक विकार से जो ग्रसित व्यक्ति या व्यक्ति समूह है उसका पुनरुत्थान किया जा सके। और यह कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यह पीटी फैक्ट भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो 2023 था उसका विषय क्या था, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। अब है कि मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जो 24/7 दिन के लिए आपको दिवस के लिए स्टार्ट किया गया है किरण। और यह 13 भाषाओं में उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, यह भी आपको याद रखना है। यह 2020 में इसे लागू किया गया था, जारी किया गया था, और यह 13 भाषाओं में किरण काम करता है। तो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन अगर पूछा जाए तो किरण है, इसका आपको टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। अब इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 10 से 14 वर्ष और 15 से 19 वायु वर्ग के महिला और पुरुष दोनों को इसके तहत शामिल किया गया है, जो कहीं ना कहीं इसके मानसिक विकार स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ मामला इसको देखता है। तो इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, कुछ पीटी फैक्ट अतिरिक्त था। तो इस ज्ञापन में और क्या बातें की गई है कि भारत तंत्रिका संबंधी स्वास्थ्य और देखभाल सुधार के लिए सुलभ सेवाएं पहुंचाने की जरूरत है। इसके लिए निगरानी, रोकथाम, अत्यधिक देखभाल, पुनर्वास जैसे प्रभावी रणनीतियां अपनाने और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए जाने की बात की गई है। देखिए,
कुल मिलाकर इसमें बात यह हो रही है कि तंत्रिका संबंधी जितने भी देखभाल, जीव विज्ञान देखभाल तकनीक विशेषज्ञों की बात की जाएगी। मिलकर क्या होगा, मानसिक मस्तिष्क स्वास्थ्य और राष्ट्रीय कार्यबल गठन करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर के दिमागी स्वास्थ्य के संबंधी गुणवत्ता के सुधार का सुझाव देगा और यह 15 जुलाई 2024 तक अपनी रिपोर्ट देगा। तो पीटी फैक्ट आपको यहाँ भी एक मिला कि यह जो कार्यबल है अपनी रिपोर्ट कब देगा। इसको डेट दिया गया है 15 जुलाई 2024। तो इतना पीटी फैक्ट जरूर है। साथ ही साथ याद रखिएगा कुछ अतिरिक्त जानकारी रखनी है आपको। इसके स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण पहल भारत सरकार की क्या है, तो जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2005 में आरंभ किया गया था। जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSS के 1 जून 2011 को आरंभ किया गया था। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जिसे RBSK कहा जाता है, फरवरी 2013 में आरंभ किया गया था। PM राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम 7 अप्रैल 2016 को आरंभ किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो झारखंड से स्टार्ट किया गया था, रांची से, 23 सितंबर 2018 को, जिसे आयुष्मान भारत भी बोलते हैं। फिर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग आरंभ किया गया, जिससे 25 सितंबर 2020 को आरंभ किया गया। जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का मुख्य उद्देश्य जितने भी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके संबंधित आंकड़ों को प्रस्तुत करना, आंकड़ों का अध्ययन करना, संबंधित सरकार को सूचना देना। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना, देखिए आपको उत्तर यहाँ दे दिया गया है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मेरे द्वारा, कोई बात नहीं, कभी कभी आप लोग देख भी लीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि UPSC 2017 में आपको ये लॉन्ग टर्म को इस प्रकार के थीम बेसिस क्वेश्चन दिए गए हैं, कथन बेसिस। इसके अतिरिक्त हम BPSC में बात करें, UP PCS में बात करें, MP PCS RS में बात करें, इससे संबंधित राष्ट्रीय पोषण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसके अन्य टर्मोलॉजी से प्रश्न पूछे गए, जैसे गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, कुपोषण के बारे में जागरूकता पैदा करना राष्ट्रीय पोषण मिशन का, छोटे बच्चों, किशोरियों, महिलाओं, एनीमिया के मामलों को कम करना, यह है। उसके बाद बाजरा, मोटे अनाज, बिना पॉलिश किए चावल की खपत को बढ़ावा देना है, या पोल्ट्री अंडे के खपत को बढ़ावा देना है। इसका कथन है केवल 1 और 2, केवल 1 2 3, 1 2 4, 3 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 और 2 होगा। यह दोनों कथन सही है। हालांकि आप लोग पहले भी उत्तर देख चुके हैं तो कोई इशू नहीं है, इसको सही कर लेने की ज़रूरत है। यह और यह सही है, बाकी कथन गलत है। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो आपको यह लाभ होता है कि किसी टॉपिक की सीमाएं क्या है। अगर राष्ट्रीय पोषण मिशन से प्रश्न पूछा गया है तो यह कार्यबल अभी गठित किया गया है, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगातार बनाते रहिएगा, इससे संबंधित प्रश्न का अभ्यास करते रहिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अभी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 में मतदान के तारीख की घोषणा, साथ आदर्श आचार संहिता जिसे MMC कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, लागू होगी। फिर भी समय समय पर इसके उल्लंघन के मामले देखे गए। आप लोग इसे देखते होंगे, लगातार सुनते होंगे, कोई नेता कुछ बयानबाजियाँ कर दिया, कोई धार्मिक उत्थान की बात कर दिया, कोई नियम उल्लंघन कर दिया, समय जितना निर्धारित होता है उससे अधिक प्रचार प्रसार कर लिया, तो ये सब उल्लंघन के मामले देखने को मिलते हैं। क्लियर है? देखिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग यह चीज़ समझिएगा, जो नए स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट फ़ोन किए थे। अब आप अगर कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंटों की समस्या यह होगी कि बहुत वीडियो आप देखते होंगे तो कुछ समझ में आती है, कुछ समझ में नहीं आती होगी, कुछ बातें समझ में आती है, कुछ नहीं आती है। तो क्या करना है, 2-4 दिन, 1 सप्ताह आपको न्यूज़ को लगातार देखना है, 1 वीक तक ज़रूर देखना है। जितनी बातें समझ में आती, जो नहीं समझ में आती, कमेंट सेक्शन में, जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है उसमें आपको कमेंट कर देना है। उसके बदले मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी कि उसका मतलब क्या होता है। तो चीज़ें अभी एडजस्ट कीजिएगा, ये इन सब चीज़ों को अगर नहीं समझ में आ रही, धीरे धीरे सारी चीज़ें रिपीट जब टॉपिक होते हैं तो आपको समझ में आने लगेंगे। मेरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे कि मैं किस प्रकार से न्यूज़ एनालिसिस कराता हूँ। ठीक है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं टॉपिक से रिलेटेड, मेंस क्वेश्चन कैसे आप लोग कवर होंगे, इन सारे चीज़ों को हम कवर करेंगे। देखिए आदर्श आचार संहिता होता क्या है, इस मामले को हमको समझने की आवश्यकता, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से
पीटी में भी प्रश्न बनते हैं, मेंस में भी प्रश्न बनते हैं और इंटरव्यू में भी प्रश्न बनते हैं। तीनों स्तर पर यह प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आदर्श आचार संहिता क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। तो ध्यान रखिएगा, यह सर्वसम्मति का एक दस्तावेज है। सभी पार्टियों के द्वारा, जो भी राजनीतिक पार्टियाँ, उसकी एक सर्वसम्मति दस्तावेज है। ठीक है। उसके बाद राजनीतिक दल स्वयं चुनाव के दौरान अपने आचरण को नियमित रखने के लिए संहिता के भीतर जो भी संहिता में इसका कानून बनाया गया है, जो भी नियम बनाए गए उसके साथ सहमत होंगे, काम करेंगे। ठीक है। यह चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिए गए जनादेश को ध्यान में रखते हुए मदद करता है, जो संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की निगरानी और संचालन के लिए क्या करती, शक्ति देती है। ध्यान रखिएगा, इसका कोई विधिक दस्तावेज नहीं है। ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट, इसके उल्लंघन पर जरूरी नहीं कि दंड मिल जाएगा। विधि एक्ट के तहत, जो एक्ट बनाए गए भारत सरकार, उसके तहत यह चुनाव आयोग के डिपेंड करेगा, चुनाव आयोग के निर्णय पर डिपेंड करेगा कि किस मामले में वह सजा का प्रावधान लागू करेगा। क्लियर है। अब आगे बात करेंगे, आदर्श आचार संहिता चुनाव कार्यक्रम घोषणा की तारीख से परिणाम की घोषणा की तारीख तक लागू होगा। अर्थात जिस दिन से चुनाव शुरू होगा और अंत होगा उस दिन तक यह लागू रहता, उसके बीच के दायरे में यह लागू रहता। अगर चुनाव 1 माह का है तो 1 माह लगा रहेगा, 2 माह का है तो 2 माह, 3 माह का है तो 3 माह तक लागू होगा। यह जब तक चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होती, घोषणा डेट के साथ अंतिम परिणाम की तारीख नहीं हो जाती है, तब तक वो लागू रहेगा। क्लियर है। आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान सरकार किसी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती। सरकार कहने का मतलब जो वर्तमान में रूलिंग पार्टी की सरकार है, वो किसी प्रकार का वित्तीय अनुदान घोषणा नहीं करती। कारण, इसके पीछे कारण यह है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको हानि ना पहुँचे। रीज़न उसके पीछे, मान लीजिए 1 लाख करोड़ की वर्तमान सरकार योजना की घोषणा कर देती है, नई योजनाओं की घोषणा कर देती है। इससे क्या होगा, जनता प्रभावित होगा कि वर्तमान सरकार ने जो रूप कार्य कर रही है वो 1 लाख करोड़ की योजना को इम्प्लीमेंट किया है, तो ये जनता इससे प्रभावित हो जाएगी और इनको, विपक्ष को वोट नहीं मिलेगा, या हो सकता है इसके वोटर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या होता है, इसी प्रक्रिया को रोकने के प्रयास के लिए किसी प्रकार का वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकता है, सड़कों और अन्य सुविधाओं का निर्माण का वादा नहीं कर सकता है, न ही सरकारी और सार्वजनिक उपकरण में कुछ तदर्थ नियुक्ति कर सकता है, जिसके कारण जनता जो है, आम जनता प्रभावित ना हो जाए। क्लियर है यहाँ तक। आगे बात करेंगे, तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। नोट याद रखना आप लोगों को कि आदर्श आचार संहिता के पास कोई वैधानिक समर्थन नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा इसके सख्त क्रियान्वयन के कारण पिछले दशक से इसकी ताकत मिली। कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। अगर मान लीजिए कोई पार्टी उल्लंघन करता है या कोई उम्मीदवार उल्लंघन करता है और चुनाव आयोग उसे कुछ प्रकार का दंड देता है, तो उसे मानता या नहीं मानता, इसके लिए उसे, है ना, हम न्यायालय में क्या करते हैं, वाद योग नहीं ला सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये समान आचरण की व्यवहार व्यवस्था बन गई है। हमारा लोकतंत्र का यह सुनहरा तंत्र विकसित हो चुका है, जिसमें यह केवल आपसी सहमति के आधार पर हम बेहतर नियम कानून को लागू कर रहे हैं। इसमें मान लीजिए हम कुछ नियम बना रखे हैं, इस नियम के अनुसार हम काम करेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे किन वर्गों के लिए नियम बनाए गए हैं। अब आदर्श आचार संहिता कुछ प्रावधानों को भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 जैसे अन्य कानूनों से संबंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए किया जाता है। इस नियम के तहत आदर्श आचार संहिता के तहत इन अधिनियम के तहत अन्य प्रावधान इसके साथ लागू होते हैं। इसको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं, विकास कैसे हुआ इसका, कैसे यह विकास क्रम में आगे बढ़ा है। तो याद रखिए, केरल चुनाव के लिए आचार संहिता अपनाने वाला पहला राज्य है। तो केरल पहला राज्य था जो चुनाव के लिए आचार संहिता लागू किया था राज्य में। तो इसी आचार संहिता 1960 के राज्य के विधानसभाओं चुनाव से पहले प्रशासन ने जुलूस, राजनीतिक रैलियों, भाषणों जैसे चुनाव प्रचार के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए एक मसौदा संहिता तैयार किया, जिसे 1974 के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने औपचारिक आदर्श
आचार संहिता जारी किया। साथ ही इसे क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जिला स्तर की नौकरशाही जो निकाय है उसको स्थापित किया। 1977 में, वर्ष 1977 में पूर्व आदर्श जो आचार संहिता केवल राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन करती थी। तो क्या आती थी? अगर हम बात करें 1977 से पूर्व की बात करें तो यह केवल क्या था? यह केवल राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करती थी। पर 1979 निर्वाचन आयोग ने संज्ञान में आया सत्तारूढ़ दल सार्वजनिक स्थानों पर एकाधिकार स्थापित करने, विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग कर सत्ता में दुरुपयोग कर रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग ने सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों से संबंधित इस मुद्दे के समाधान हेतु आदर्श आचार संहिता में संशोधन किया। और ध्यान रखिएगा, इसके बाद और भी संशोधन होते गए। अगर हम संशोधन की वर्तमान स्थिति की बात करें तो ध्यान रखना आप लोगों को, इस संशोधित आदर्श आचार संहिता में 7 भाग शामिल है। तो महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, जिसमें एक भाग निर्वाचन की घोषणा के उपरांत सत्तारूढ़ दलों के व्यवहार से संबंधित होता है। जिसमें भाग 1 की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए समान अच्छा व्यवहार के संदर्भ में बात हो रही है। अगर आचार संहिता की, आदर्श आचार संहिता की भाग तक बात करें तो उसमें जो है बेहतर, भाग 1 में उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए समान अच्छा व्यवहार कैसे किया जाएगा, लोकतंत्र को मजबूत करने के व्यवहार आप कैसे अपनाएं, उसके लिए बातें की गई। भाग 2 और भाग 3 में याद रखिएगा, सार्वजनिक बैठकों, जुलूसों से संबंधित नियम कानून बनाए गए हैं। और भाग 4 और 5 में याद रखिएगा कि मतदान के दिन मतदान के केंद्रों में व्यवहार के लिए दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि 7, ध्यान रखिए 7 भाग है, पर महत्वपूर्ण भाग इतना तो जरूर याद रखना आप लोगों को है, 1, 2, 3 और 4 और 5, इतना तो याद रखना है। उसके बाद आचार जो संहिता है, आदर्श आचार संहिता वर्ष 1979 में के बाद से कई अवसरों पर संशोधित किया गया। इसमें नवीनतम संशोधन वर्ष 2014 में किए गए। तो आपसे पीटी फैक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि आदर्श आचार संहिता में नवीनतम संशोधन कब हुआ है? तो 2014। तो आदर्श आचार संहिता आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, जो MCC है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इससे संबंधित मुख्य उपबंध क्या है? तो एक समान आचरण, एक बैठक और जुलूस, दूसरा मतदान के दिन और एक चौथा सत्ता दल। ये 4 एस्पेक्ट आपको समझने की आवश्यकता है। समान आचरण कहने का मतलब जो भी राजनीतिक दल है प्लस उम्मीदवार दोनों हो सकते हैं, राजनीतिक दल के भी और राजनीतिक दल के भी और निर्दलीय भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो दोनों के लिए क्या होता है, एक समान व्यवहार आचरण आप कैसे कर सकते हैं, सामान्य आचरण आप कैसे कर सकते हैं, इसकी बात की गई है। जैसे आप जो नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए, उसके अनुसार आपको चलना है। दूसरा कि इस प्रकार के कोई धार्मिक और जातिगत सूचक कोई आप बातें नहीं करें, इस दौरान आपको आचरण व्यवहार करना है। अर्थात नियम और कानून का पालन करना, उसे बेहतर आचरण कहा जाता है। समान आचरण संबंधी कहेंगे। बैठक जुलूस के संबंधी आचरण है कि आपको पहले पुलिस प्रशासन से क्या लेना है, आपको परमिशन लेना है, मंजूरी लेनी है कि हम फलना जगह, मान लीजिए यहाँ पर हमको बैठक आयोजित करना है। अब बैठक का पर्पस बताना है, पर्पस बता के आप किस प्रकार से वहाँ पे एक लेटर दीजिएगा, किस प्रकार से आप उल्लंघन नहीं करेंगे बैठक और जुलूस के दौरान आपको चुनाव का, अर्थात लोकसभा चुनाव हो रहा है या विधानसभा चुनाव हो रहा है, पंचायत का भी चुनाव में भी आचार आदर्श संहिता लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पुलिस प्रशासन को यह इसकी जानकारी देनी होगी। किसी प्रकार का जाति सूचक, धार्मिक सूचक ध्यान रखिएगा, धार्मिक सूचक और किसी प्रकार लिंग सूचक, किसी वर्ग सूचक आप किसी प्रकार की बात नहीं करेंगे। इस प्रकार से बैठक जुलूस में बातें होती है। मतदान के दिन जो मतदान केंद्र बना है उसके पीछे जो धारा लगी रहती है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। मतदान केंद्र में जो मतदाता है वो आ रहे हैं, उसको किसी प्रकार से लाभ प्रलोभन नहीं देंगे। यह सब मतदान के दिन होता है। सत्ता दल के संदर्भ में होता है, जो सत्ता में है, किसी प्रकार का सरकारी जो एजेंसियां हैं, एजेंसियों का दुरुपयोग इस दौरान नहीं लेंगे, सरकारी लाभ नहीं लेंगे, जो पॉलिसीज़ है उसका लाभ नहीं लेंगे। तो सत्ता दल के लिए यह प्रावधान किए गए। कुल मिलाकर इतना है आदर्श आचार संहिता के दौरान। अब इससे प्रश्न एक आया हुआ है, तो जिसे देखिएगा कौन सा कथन आदर्श आचार संहिता MMC के संदर्भ में सही है। पहला देखिएगा, चुनाव आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता लागू नहीं होती है। यह कथन सही है, गलत है, आपको बताना है।
सभी राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों और मतदान कर्मियों, सभी सरकारी कर्मचारी सहित सत्तारूढ़ सरकार लागू होती है या लागू सभी पर होती है। क्या यह कथन सही है? आंध्र प्रदेश पहले राज्य विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू करने वाला पहला राज्य था। क्या यह कथन सही है? उसके बाद आचार जो संहिता है केवल वैधानिक आधार इसका नहीं है, कोई वैधानिक अधिकार नहीं। क्या यह कथन सही है? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सही डी होगा। कौन सा कथन सही है? इसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जगह पर केरल होगा। यह सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है, यह केवल आपको इनके लिए लागू होता है। ठीक है ना। फिर चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा के तुरंत बाद आचार संहिता लागू हो जाती है, तो यह भी कथन गलत है। तो यह 3 कथन गलत है, चौथा आपको सही है। तो सही उत्तर क्या होगा? यह ऑप्शन डी होगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब सारे प्रश्न पूछे गए, आप लोग लगातार अभ्यास कीजिएगा, टॉपिक पढ़िए। टॉपिक के आधार पर मैंने आप लोगों को बता रखा है ना, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, XYZ कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके 2 एस्पेक्ट आपको याद रखने हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PT लेवल के, PYQ आपको लेवल मेंस के क्वेश्चन आपको साथ में रखने हैं। दोनों टॉपिक को साथ में कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना है दोनों स्तर पर, और आपको नए टॉपिक का निर्माण करना है। इस टॉपिक से क्या और प्रश्न छूट गए हैं उसको देखना है, क्या प्रश्न आपको, कौन कौन से प्रश्न टफ लेवल क्या है उसको आंकड़ा संग्रहित करना है। इसी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए, बेहतर स्थिति में होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। उससे पहले देखिए यह सीरीज चल रहा है, आप लोग इस सीरीज में भाग लीजिएगा। इसके लिए गूगल आपको लिंक भेजा जाता है, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है आपको ऐप पर, युक्ति है इसके ऐप पर। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा और उससे संबंधित पैकेज जो होगा आप परचेज करके देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे। देखिए अभी आज कितना तारीख है? 21 तारीख है। तो आज आप लोगों को कांग्रेस के पूर्व स्थापित संस्थाओं का लिंक भेजा जाएगा जिसका टेस्ट देना है, और इसका वीडियो और PDF आपको ऐप के इसी टॉपिक वाइज MCQ सीरीज में आपको उपलब्ध होगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए उत्सव मनाया जा रहा है 41वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है इस प्रकार से PT फैक्ट। तो चीन में मनाया जा रहा है, तो इसे जरूर देखना है 41वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव इस साल। कुछ डाटा फैक्ट दिया गया, पहली बार लोकसभा पहुँचने वाले सांसदों का प्रतिशत कितना है? तो हम 16वीं 17वीं का आंकड़ा रखेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे पहली में थी 100% सभी लोग थे, उसके बाद आंकड़े दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी इस तरह से घटे बढ़े हैं। देख रहे हैं घट रहा बढ़ रहा है, तो घट रहा बढ़ रहा है, इस तरह फिर लगातार बढ़ रहा है घट रहा है। तो 16वीं में आपको 59% जो थे नए पहली बार लोकसभा आपको पहुंचते हैं सांसद बनकर। इसी तरह 17वीं लोकसभा में आपको 49%, 18वीं लोकसभा में कितने आएंगे इसके आंकड़े आते हैं। इन सब आंकड़ों का प्रयोग करना है आप लोग को, कहाँ जैसे जैसी इसकी आवश्यकता होगी आपको उसके अनुसार आंकड़ों का प्रयोग करिएगा। आपको इसका PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाता है हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस के पैकेज में। आप युक्ति है इसके ऐप पर या वेबसाइट पर कहीं भी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो उनकी बात हो रही है, जिनका है उनको तो पता ही सारे लोग। आपको हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस सर्च करना, वहाँ पर इसके PDF उपलब्ध होंगे। नॉर्मल आपको 599 पर लिया जाता है ताकि हमारा इकोसिस्टम चलता रहे, तो आप उसे बाय कर लीजिएगा, सारी चीज़ें उपलब्ध होगी। अब एक टॉपिक और है, भगवान महावीर जी की आपको 2550वीं निर्माण महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित कुछ PT फैक्ट आपको याद रखना है। जैसे महावीर जैन के धर्म सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक मनाया जाता है। इनका 24वां तीर्थकर थे ये महावीर, 24वें तीर्थकर थे। क्या थे? तीर्थकर। जैन में तीर्थकर बोला जाता है। उनके वर्धमान महावीर का जन्म प्रतीक के तौर पर 23वें पारस, और फिर 24वें ये थे। 23वें कौन थे? पारसनाथ। कौन थे? पारसनाथ थे। आपको इसी तरीके से जानकारी फैक्ट याद रखनी है। अब है कि महावीर का जो आयोजन है, अभिषेक है, ये सब कराया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो ये भी याद रखना, 540 आपको ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इसके लिए आपको कुंडग्राम राजा के यहाँ हुआ था, राजकुमारी तक्षशिला की इनकी विवाह हुआ था। फिर वज्जी संघ में याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है। वज्जी संघ में क्या हुआ था? वज्जी संघ के तौर पर इनको जाना जाता है। वज्जी संघ में बिहार का जो आधुनिक बिहार का वैशाली है अंतर्गत आता है। यह जो महावीर है, तीर्थकर जो महावीर है, यह इक्ष्वाकु वंश के हैं।
इक्ष्वाकु वंश, याद रखिएगा इक्ष्वाकु वंश से जुड़े हुए हैं। 30 वर्ष की संसारिक जीवन को त्याग कर 42 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त हुआ। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं और 42 वर्ष में, याद रखिएगा, कैवल्य ज्ञान का प्राप्ति होता है, कैवल्य की अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होता है। इसी के बाद इनको जीन बोला गया, और भी चीज़ें उपलब्धियां इनको दी गई थी, उपाधियां दी गई थी। और इनको 468 में याद रखिएगा 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो जाता है। उसी के एवज में आपको देख रहे होंगे 2550वीं वर्ष निर्माण वर्ष मनाया जा रहा है। क्लियर हो गया। जैन धर्म के हम बात करते हैं तो देखिए 5 महाव्रत इसके याद रखने हैं। 5 महाव्रत याद रखने हैं। पहला क्या है कि अहिंसा है ना, अहिंसा याद रखना है। दूसरा क्या है, सत्य है। तीसरा क्या है, असत्य है, जिसे हम लोग चोरी नहीं करते हैं, चोरी न करना। फिर चौथा आपको है परिग्रह, याद रखिए परिग्रह, जिसे क्या कहते हैं, अनसहाता। 5वां है ब्रह्मचर्य, याद रखिएगा। ये किनके द्वारा दिया गया, शुद्धता की यह बात करता है। यही महावीर जी के द्वारा दिया गया था, महावीर जी के द्वारा दिया, उससे पहले अन्य जैनियों के द्वारा दिया गया। 3 रत्न इनके पूछे जाते हैं, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। 3 रत्न पूछा जाता है। क्या है 3 रत्न? सम्यक दर्शन है, दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, और सम्यक क्या है, चरित्र है। हम बात करें ज्ञान, दर्शन, ज्ञान, चरित्र, यह त्रिरत्न इनका है। प्रश्न पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपको पीटी फैक्ट जानकारियाँ रखनी है, और भी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। अब देखिए उत्तर कोरिया सुपर क्रूज मिसाइल परीक्षण किया है। लास्ट जो 18 तारीख का आप लोगों को एनालिसिस कराया गया था 18 अप्रैल को, तो उसमें क्रूज मिसाइल के बारे में जानकारी दी गई थी। लास्ट वीडियो जाकर देख लीजिएगा, सारी वीडियो दिया गया। उसमें क्रूज मिसाइल का वर्गीकरण कैसे होता है, सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है, तो आप उसे देख सकते हैं। हालांकि अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ तनाव बढ़ रहे थे, जिसके आधार पर उत्तर कोरिया ने सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। ठीक है, तो इसे पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिए। इसका नाम क्या दिया है, इसे याद रखना है। चलिए आगे फिर हम लोग कल मिलेंगे नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए नंबर से बात कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर लिख सकते हैं, सभी जगह उपलब्ध है। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।